एक गांव में शारदा नाम की एक लड़ाकिन महिला थी। शारदा का बेटा रमेश था। रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था। वो खेती बाड़ी करके अपनी माँ का देखभाल करता था। गांव में उनका परिवार एक धनी परिवार था। उन्हें पैसों की कोई समस्या नहीं थी। रमेश अपने खेतों में मजदूर लगा के खेती बाड़ी किया करता था। वहाँ एक अनामिका नाम की लड़की भी काम करती थी। काफी समय से रमेश अनामिका को पसंद करता था। तभी एक दिन जब वो मजदूरों को पैसे दे रहा था, तभी अनामिका आके सारे मजदूरों के सामने रमेश से पूछने लगती है, बाबू, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, किस बारे में बताइए। रुको, बताता हूँ। तुमसे बात करने के लिए तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। क्या कह रहे बाबू, आप तो मुझसे रोज बात करते हैं। जो कहना चाहता हूँ वो कुछ और ही है। वो क्या है? हर दिन अलग अलग बातें होती है क्या बाबू? तुम एक साथ इस तरह बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये तो बड़ा आश्चर्य है, हर दिन आप सबको धमका के बात करते हैं, लेकिन जब मुझसे बात करते हैं तो आप बच्चों की तरह करने लगते हैं। क्या बात है बाबू? अरे अनामिका, तुम ऐसा मत कहो। अरे आप शर्मा रहे हैं, आप उस तरफ मुड़िए, फिर आपको जो कहना है कह दीजिए। ठीक है, फिर मैं वही करता हूँ। फिर रमेश पीछे मुड़ गया और अनामिका को अपनी दिल की बात बता दी। देखो अनामिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका चौंक जाती है। जब रमेश उसके तरफ मुड़ता है तो देखता है अनामिका की आंखें भर आई है। अरे क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई है तो मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर रमेश जाने ही वाला था, तब तक अनामिका रमेश को पीछे से जकड़ लेती है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आप अमीर लोग हैं बाबू, हम गरीब हैं। आप हमें काम के लिए किराए पे लेते हैं, लेकिन आपसे शादी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अपने प्यार को दिल में छुपा रखा था। अनामिका की बातें सुन के रमेश खुशी से उछल पड़ता है। उसकी खुशी 7वें आसमान पर होती है। तभी वो अपने जेब से मंगलसूत्र निकालता है और अनामिका के गले में डाल देता है, और इस तरह वो उससे शादी कर लेता है। मुझे लगता है तुम मुझ पे भरोसा करती हो, इसीलिए ऐसा किया। चलो अब घर चलते हैं। जिस तरह से रमेश ने अनामिका से शादी की और उसे घर ले आया, शारदा आश्चर्य रह गई। चूँकि अपने बेटे से वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुप थी। वो उन दोनों को अंदर भेज देती है। उन दोनों को अंदर भेजने के बाद वो खुद घर से बाहर आ जाती है और सोचने लगती है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं, बेवकूफी वाली काम की उसने क्या सोच के ये सब किया। एक दिहाड़ी मजदूर जो हमारे खेत में काम करती थी, उसे शादी करके घर ले आया, मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। पर उसी लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया होगा। अच्छा समय देखकर कैसे भी करके उस लड़की को भगाना होगा, और फिर एक अच्छी लड़की देखकर बेटे की शादी कराऊंगी। हाँ, शारदा इस तरह मनी मन कहती है। तब तक रमेश की अंदर से आवाज सुनाई देने लगती है। वो फिर अंदर जाती है। क्या बेटा, तुमने बुलाया? माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा था तुम्हें पहले ही बता दूं, पर मेरे पास वक्त नहीं था। इस लड़की से मैं बहुत पहले से प्यार करता हूँ, पर आज ही मैंने उसे बताया और फिर शादी करके घर ले आया। ठीक है बेटा, तुम बहू को घर ले आए, इस बात के लिए मैं खुश हूँ। मुझे लगा था तुम अनामिका को स्वीकार नहीं करोगी। वो हमारे खेत में काम करती है ना माँ, अमीर नहीं है। मुझे लगा था गरीब लड़की देखकर तुम्हें पसंद नहीं होगा। अब तक तुमने मुझे यही समझा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए मालकिन। अरे तुम मुझे मालकिन क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी मालकिन नहीं हूँ, अब से मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। सासू माँ बुलाओ। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर रमेश अनामिका को लेकर चला जाता है। जैसे ही वो जाते हैं, शारदा गुस्से से लाल हो जाती है। सासू माँ? कौन है सासू माँ? तुम्हारी सासू माँ क्यों होंगी मैं? तुमने मेरे बेटे के दिमाग को खराब किया, अब इस घर को भी खराब करने आई हो। तुम्हारा चाल यहाँ नहीं चलने वाला। शारदा मनी मन इस तरह से बात करती है और उसके मन में बदले की आग जलने लगती है। रमेश और अनामिका का 1 साल बाद एक कन्या संतान होती है। अब क्योंकि कन्या संतान हुई थी, इसीलिए शारदा उस बच्ची को बिल्कुल अपना नहीं मानती और सोचती है अनामिका के साथ साथ उस बच्ची को भी वो मार डालेगी। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने एक लड़की ही चाहा था। आजकल लड़के अपनी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अगर बेटी हो
तो वो हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। इस बात से मेरे मन में तो बहुत खुशी है। लड़की जान के आजकल बच्चियों को मार दे रहे माँ। कई लोग तो पेट के अंदर ही लड़की है पता चलते ही उन्हें अबॉर्ट करा देते हैं। ये बहुत गलत है माँ, ऐसे लोगों को सही सबक मिलनी चाहिए। पर मैं बहुत खुश हूँ माँ। अच्छा माँ, मैं दोस्त के घर से आता हूँ, आप अनामिका और बच्ची का ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, मैं ख्याल रखूंगी, तुम जाओ। जैसे ही रमेश चला जाता है, शारदा इस बारे में सोचने लगती है। अनामिका गहरी नींद में सो रही थी। उसे लगता है अनामिका और बच्ची को मारने का यही सही समय है। वो एक लंबा रॉड लेती है और अनामिका को मारने जाती है। और दुर्भाग्य से ठीक उसी समय रमेश वापस लौट आता है। वो अपनी माँ को अनामिका को मारते देख आश्चर्य हो जाता है। वो जल्दी से जाके उसके हाथ से वो रॉड ले लेता है। अनामिका जो गहरी नींद में थी, उसकी भी नींद खुल जाती है। माँ, तुम क्या करने जा रही थी? इन लोगों को तुम क्यों मारने जा रही थी? सच सच बताओ माँ, अभी के अभी सच बताओ माँ। कुछ नहीं माँ, सच क्या है बताओ, अभी के अभी बताओ, नहीं तो मेरे अंदर का राक्षस जाग उठेगा। शारदा सारा सच खुल के बताती है, क्योंकि उसने एक गरीब लड़की से शादी की थी, ऊपर से एक लड़की हुई है, इसलिए वो उन दोनों को मारना चाहती थी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका और रमेश बहुत दुखी हो जाते हैं। अनामिका ये सुनकर तो रोने लगती है। ये भूल है माँ, इस तरह से सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। भाग्य से लड़की का जन्म होता है, ये हमारा सौभाग्य है। और अनामिका शादी के पहले गरीब थी, पर अब तो शादी के बाद वो अमीर हो गई है ना माँ। हमारी एक ही जिंदगी है, पता नहीं हम कब मर जाए, और इन दिनों में खुशी खुशी रहना चाहिए, अच्छा मन रखना चाहिए। अपनी सोच बदल लो माँ, नहीं तो तुम यहाँ से हमसे दूर जा सकती हो। बेटा ऐसा मत कहो, मुझसे गलती हो गई, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। मैं अपनी बहू और पोती को बहुत अच्छे से रखूंगी, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा। ऐसा कह के शारदा अपने बेटे और बहू को गले लगा लेती है। वो अपनी पोती को उठाकर उसे चूमती है और इस तरह अपने मन को बदल के वो बाकी का जीवन खुशी खुशी जीती है। मंदारपल्ली गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। रमेश उनका एक लौता बेटा था, इसलिए बहुत ही प्यार से पाल पोस के उसे बड़ा किया गया। उन्होंने उसे पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की, पर रमेश पढ़ाई की नहीं। इंटरमीडिएट में वो फेल हो गया और मैकेनिक के तौर पे काम करने लगा। अजी, हमारे बेटे ने जिंदगी की कीमत समझ गई है, अब उसे रिश्तों की कीमत भी समझनी चाहिए। सही समय है, क्या कहते हैं आप? ठीक कहा है शारदा, शादी के बाद वो दोनों जिंदगी जिएंगे। शारदा प्रसाद ऐसे बातें करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है उनके रिश्तेदार सूर्या की एक बेटी है जो खाना पकाना, घर का काम काज में निपुण है, देखने में भी लक्ष्मी जैसी है। नाम है अनामिका। वो अनामिका को देखने जाते हैं। अनामिका को देख के लगता है बेटे रमेश के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, उन दोनों की शादी होगी तो वो बहुत अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। ये सोचकर दोनों परिवारों ने मिलके उन दोनों की शादी करा देते हैं। अनामिका ससुराल में जाके बहुत अच्छा दिन काट रही थी। सासू माँ शारदा को वो काम में मदद भी करती थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन शारदा और प्रसाद सोफे में चुपचाप बैठे हुए थे। रमेश और अनामिका उनके बगल में खड़े थे। वो भी बहुत दुखी थे। बेटा रमेश, तुमने सुना ना पिताजी ने क्या कहा? जाओ, जाके नया परिवार शुरू करो। जाओ, अपनी पत्नी को ले जाओ। कल शादी हुई, आज परिवार अलग हो रहा है, पता नहीं आने वाला दिन क्या होगा। अगर बेटा बेटी हुआ तो तुम्हारा भी परिवार हो जाएगा। बहू घर में आते ही बेटे माँ को अलग कर दी, ऐसे ही लोग बदनाम करेंगे, अच्छा लगेगा? आप ही बताइए ना। नहीं बहू, हंसने वाले तो हमेशा हंसेंगे। नई दंपति को थोड़ा समय चाहिए बिताने के लिए। मेरी सासू माँ ने मुझे अलग किया था, मैं तुम्हें अलग कर रही हूँ। ये बस कुछ ही दिनों के लिए, याद रखना। फिर बिना कुछ कहे रमेश और अनामिका बैग उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। शारदा और प्रसाद वो खुद जाके बेटे बहू को नए घर में छोड़ के आते हैं। उस घर को बहुत पहले से ही शारदा और प्रसाद ने अच्छे से तैयार कर रखा था। उन दोनों को अच्छे से समझाकर शारदा और प्रसाद वहाँ से निकल आते हैं। इस तरह कुछ दिन निकल जाता है। क्योंकि अब वो नए दंपति थे और कोई रोक टोक भी नहीं थी, इसीलिए रमेश और अनामिका हर शाम को पार्क, सिनेमा ऐसी जगह पे जाके पैसे खर्च करते थे और इस तरह रमेश की पूरी तनख्वाह निकल जाया करती थी।
कोई बचत भी नहीं थी। रमेश ठीक से काम पे भी नहीं जाता था, इसीलिए उन्होंने रमेश को काम से निकाल दिया। फिर एक के बाद एक दिक्कतें शुरू होने लगती हैं उन दोनों की जिंदगी में। इस वजह से अनामिका और रमेश अब डेली मजदूरी का काम करने लगते हैं। रोज डेली मजदूरी करके उन्हीं पैसों से वो दोनों अपनी जिंदगी काट रहे थे। अब अनामिका गर्भवती हो जाती है। अब सारे पैसे हॉस्पिटल में खर्च हो गए। जब कुछ करने को नहीं था तो दोनों में जोरों की लड़ाई होने लगी। अजी, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी उसके लिए भी पैसे नहीं है और ऊपर से घर का राशन भी खत्म है। छी, ये कोई जिंदगी है? इस जिंदगी में घुसते ही ये नहीं है वो नहीं है हमेशा कहते रहती हो। घर आने में भी मुझे बहुत डर लगने लगता है। जब से दिन की शुरुआत होती है तब से लेके अंधेरे होने तक मैं घर पे अकेली ही रहती हूँ। अब जब आप घर पे आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगी ना। बात करने का मतलब ये नहीं वो नहीं, ये सब नहीं होता अनामिका। अब मुझे वही सब पता है। अनामिका, मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये परिवार की समस्या नहीं संभाला जा रहा। ऐसा कहकर गुस्से से रमेश घर छोड़ के चला जाता है। गुस्सा थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद प्यार हमेशा के लिए रहता है। अनामिका को लगता है कहीं भी गया हो वो जरूर घर लौट आएगा। रात के 10 बज गए, तभी भी रमेश अपने घर नहीं लौटा। अनामिका को लगा जरूर वो अपने माता पिता के घर पे गया होगा। फिर वो अपने सास ससुर को रमेश के बारे में पूछने लगती है। देखो बेटा, पति पत्नी में ये सब होना आम बात है। ऐसे वक्त में एक दोनों का सहारा होना जरूरी है। अगर ऐसा ना हो फिर तो पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है। देखो माँ, हम तुम्हारे अब पड़ोसी हैं, सास ससुर नहीं, इसीलिए जाओ और जाके ढूंढो। ऐसा कह के सास ससुर ने अनामिका को घर से बाहर निकाल दिया। अनामिका रोते रोते अपने घर वापस लौट गई। वहाँ रमेश घर पे बैठा हुआ था। पति को देखकर अनामिका की खुशी की सीमा नहीं रही। वो अपने पति के पास आके उसे जोर से पकड़ लेती है। वो एक दूसरे को समझाते हैं। रमेश कुछ पैसे लाके अनामिका के हाथों में देता है। ये पैसे कहाँ से आए? मैं जलाने का लकड़ी लाने गया था। इन पैसों से जाके घर का राशन ले आओ, मैं फिर से लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। ये सुन के अनामिका खुश हो जाती है। वो घर के लिए राशन थोड़ा कम ले आती है और साथ ही 1 दर्जन अंडे ले आती है। जब वो ऑमलेट बनाने जाती है गैस खत्म हो जाता है। फिर लकड़ी से चूल्हा जलाना चाहती है पर घर पे लकड़ी ही नहीं थे। गैस पे ऑमलेट बनाने की गैस खत्म हो गया, लकड़ी भी नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जब वो ऐसा सोच ही रही थी रमेश घर आता है खाना खाने के लिए। जब उसे वो खाना परोस ही रही थी वो मनी मन सोचती है और अचानक उसे एक स्त्री दिखती है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। उसके पति देख ही रहते हैं कि तब तक वो जाके उस आयरन में ऑमलेट बना लेती है। आहा, स्त्री में ऑमलेट, वाह पत्नी तुम तो कमाल की हो। अगर तुम ऐसे ही शुरू कर दी ऑमलेट बनाना तो बहुत पैसे कमाएंगे। रमेश की ये बातें अनामिका के दिमाग में अटक जाती है। रमेश खाना खा के फिर सो जाता है। अनामिका ने जो हॉस्पिटल के खर्च के लिए पैसे जमाए थे उसे ले जाकर वो अंडे ले आती है। उसके बाद वो जाके अपने पड़ोस में आगे पीछे अगल बगल से सारे घर से इस्त्री इकट्ठा करके ले आती है। मैं ये सारे इस्त्री ले आई हूँ पर इसे कनेक्ट करने के लिए मुझे एक बोर्ड चाहिए होगा। ऐसा सोचकर वो सीधा अपने ससुराल जाती है और सासू माँ से कहती कि उनके बेटे ने कहा है कि एक कनेक्शन बोर्ड, 2 इस्त्री और एक बड़ा लकड़ी का बेंच देने के लिए। वो सारी चीजें ले आती है। फिर बेंच में सारे इस्त्रियों को अच्छे से रखती है और उन्हें बोर्ड के साथ जोड़ देती है। फिर उनमें वो ऑमलेट बनाने लगती है। रास्ते में आते जाते लोग अनामिका को देखते हैं कि वो इस्त्री में ऑमलेट बना रही है और ये देखकर सभी लोग गर्मा गर्म ऑमलेट खाने आते हैं। इस तरह अनामिका 10 रुपए में गर्मा गर्म ऑमलेट बेचने लगती है। जब तक अंधेरा हो जाता है तब तक अनामिका का पैसे का बक्सा भर जाता है। अंधेरा होने तक रमेश सो ही रहा था। उठ के अनामिका का ऑमलेट व्यापार देख वो आश्चर्य हो जाता है। अनामिका, मैंने तो मजाक में बोला था पर तुमने तो सच में ऑमलेट बेच कर दिखा दिया। आप अपनी पत्नी को क्या समझते हैं? आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं पड़ोसियों से आयरन बॉक्स इकट्ठा करके ले आके शुरू कर दी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश और उसके माता पिता शारदा और प्रसाद उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और फिर सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।